हम क्या समझेंगे? हम भोजन पकाने के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर हम भोजन को पकाते हैं ना, क्या समझेंगे? भोजन पकाने के सिद्धांत, भोजन पकाने के सिद्धांत समझेंगे हम, किन किन सिद्धांतों के आधार पर हम भोजन को पकाते हैं। तो पहला सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, किसी भी गृहिणी को जो कि भोजन पकाने जा रही है, या फिर किसी भी उस व्यक्ति को जो भोजन पकाने जा रहा है, तो उसे क्या होना चाहिए? पौष्टिक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ज्ञान होना चाहिए। पौष्टिक तत्वों का ज्ञान एवं सुरक्षा, उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सा पौष्टिक तत्व शामिल होता है और उसको किस अकॉर्डिंग पकाया जाता है। जैसे कि किसी चीज में विटामिन बी और सी है, तो क्या है, अगर हम उसको ज्यादा पकाएंगे, ज्यादा धुलेंगे, तो क्या होगा, उसका जो विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें जो है देखना होता है कि किस भोजन को कैसे पकाया जाता है। ठीक है। और क्या सिद्धांत होना चाहिए? समय के अनुसार भोजन तालिका बनाना आनी चाहिए उसे। समय के अनुसार भोजन तालिका उसे बनानी आनी चाहिए कि किस टाइम पर हमें कौन से भोजन को जो है ग्रहण करना है। सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट किन किन चीजों से बन सकता है, रात का डिनर में हम किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो रात को नहीं खाई जा सकती है, कौन सी चीजें हैं जिन्हें सुबह सुबह खाने से फायदा होता है। तो इन सब चीजों का उसे ज्ञान होगा, तभी तो क्या करेगी, समय के अकॉर्डिंग तालिका बना पाएगी ना। तो क्या होना चाहिए? समय के अनुसार भोजन पकाने का जो है, भोजन तालिका बनाने का उसे ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग, बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग, उसे भोज्य संरक्षण के बारे में, मतलब इसका क्या है, उसे भोज्य संरक्षण का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम किस अकॉर्डिंग इस भोजन को कैसे पकाएं, या फिर क्या करें कि उसका जो है क्या हुआ, जो भोजन बचा हुआ है उसका जो है उपयोग हो सके। और क्या होना चाहिए? मौसम के अनुसार भोजन होना चाहिए। मौसम के अनुसार भोजन, जिस तरीके से जो है हम मौसम के अनुसार वस्त्र को देखते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, उसी अकॉर्डिंग भोजन भी, हमारा जो शरीर होता है ना, वो मौसम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है। जैसे कि मौसम, गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें ज्यादा जो है वाटर वाली चीजें लेनी चाहिए, ऐसे फलों को लेना चाहिए, ऐसे सब्जियों को खाना चाहिए जिसमें वाटर ज्यादा हो। ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है, हमें ऐसी चीजें प्रेफर करनी चाहिए जिसमें हम तेल का यूज ज्यादा कर सके, तो वो हम सर्दियों में खा सकते हैं उस चीज को, पर गर्मियों में नहीं खा सकते। जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जी, ठीक है, सर्दियों में अगर खा लोगे, खाया जाएगा अगर, तो वो पचने योग्य होगा। अगर हम गर्मियों में खा लेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे शरीर में दिक्कत हो सकती है। तो क्या होना चाहिए? मौसम के अनुसार भोजन का ज्ञान होना चाहिए कि किस मौसम में हम जो है किस तरीके से चीजें बना सकते हैं। जैसे सर्दियों में हम जो है फैट युक्त बना सकते हैं, ज्यादा ज्यादा फैट का यूज कर सकते हैं। पर गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम वाटर वाटर से रिलेटेड चीजें बनाते हैं जिसमें वाटर ज्यादा यूज हो, ऑयल कम यूज किया जाए। ठीक है। तो इतना क्लियर। मौसम के अनुसार भोजन, जो फल होते हैं, हर मौसम के अकॉर्डिंग फल होते हैं ना, कि किस मौसम में कौन सा फल आ रहा है वो हमें खाना चाहिए, किस मौसम में कैसी सब्जी आ रही है वो हमें जो है अपने आहार तालिका में शामिल करनी चाहिए। तो इतना क्लियर। और क्या हुआ, इसमें क्या होता है, भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना भी आना चाहिए। अभी हमने पहले ही पढ़ लिया, परोसना। ठीक है। आकर्षक ढंग से, कहा जाता है भोजन पकाना एक विज्ञान है और एक कला है, दोनों है, विज्ञान भी है, कला भी है। और भोजन को परोसना भी एक कला है। अगर आपने भोजन अच्छा बनाया है और उसे अच्छे तरीके से नहीं परोसा है, तो वो भोजन का खाने में उतनी रुचि नहीं होगी।
ठीक है। तो अगर भोजन को इस तरीके से परोसना चाहिए कि वो आकर्षक लगे। अगर भोजन देखने में आकर्षक लग रहा है तो क्या होगा, जो भोजन खाने वाला होगा उसे और भूख लगेगी और वो अच्छे से खाएगा। ठीक है। तो जो भोजन बना रहा है तो उसे भोजन परोसने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से वो जो है भोजन को परोसा जाए। जैसे कि हम लोग क्या क्या सिद्धांत अपनाते हैं कि क्या करते हैं, जो थाली है वो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें एक येलो कलर की दाल भी होनी चाहिए, व्हाइट कलर का चावल यूज करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, रोटी यूज करते हैं। ठीक है। सैलेड सैलेड अलग अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है। रायता हम अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। और उसको बना के थाली को क्या करा जाता है, कलरफुल किया जाता है। अगर थाली कलरफुल दिख रही है तो क्या होगा, खाने वाले के मन में तरह तरह के व्यंजन देख के इच्छा होगी। तो भोजन परोसना भी एक कला है। जिस तरीके से बनाना एक कला है वैसे ही परोसना भी एक कला है। तो क्लियर, भोजन को परोसने के सिद्धांत भी लागू होता है कब, भोजन बनाने की विधियों पर। और क्या चीज होता है, जो भोजन पकाने की जो होती है सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उसे सभी विधियां आनी चाहिए। इन सिद्धांतों पर सभी विधियों का उपयोग, मतलब जो गृहिणी है उसे जो है जितनी भी विधियां हैं भोजन पकाने की उनका ज्ञान होना चाहिए और वो उसको उपयोग भी करे। ठीक है। तो क्लियर हुआ, हमने क्या करा, भोजन पकाने से लाभ क्या होते हैं वो देख लिए, भोजन पकाने के सिद्धांत क्या है वो हमने देख लिए। अब हम समझेंगे भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियों को हम 4 तरीकों से डिवाइड करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, भोजन पकाने की विधियों को हम 4 तरीकों से डिवाइड करते हैं। पहला है जल द्वारा। ठीक है। दूसरा है, पहला है क्या, जल द्वारा। दूसरा है वसा द्वारा, वसा द्वारा, जल द्वारा, वसा द्वारा। तीसरा है वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा। और पांचवा है वायु द्वारा। इसका मतलब ये है कि जब हम भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा भोजन पकाते हैं, तो अगर हम जल के माध्यम से उसका जल का प्रयोग करके जो है हम भोजन को पकाते हैं तो कौन सा मेथड हुआ, जल द्वारा। ठीक है, जल द्वारा। और जब हम चिकनाई मतलब वसा, वसा में क्या आता है, तेल, तेल, वसा और घी, इन सब चीजों से किसी भी भोजन को पकाते हैं तो कौन सा होता है, वसा द्वारा। और वाष्प द्वारा क्या होता है, जब हम भाप की मदद से भोजन को पकाते हैं तो वो होता है वाष्प द्वारा। और वायु द्वारा मतलब गर्म हवा, वायु को किसी भी माध्यम से गर्म किया जाता है और उसके संपर्क में लाके भोजन को पकाया जाता है, वो होता है वायु द्वारा। ठीक है। इसमें भी डिवाइडेशन है। तो जल द्वारा कौन कौन सा होता है, 3 तरीके का होता है जल द्वारा। जल द्वारा 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा होता है जल द्वारा, सबसे पहला तो होता है उबालकर। ठीक है, क्या होता है, उबालना, उबालना। दूसरा है खदकाना मतलब सिमरिंग, बॉइलिंग, सिमरिंग। और तीसरा है धीमी आंच पर पकाना, धीमी आंच पर पकाना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, बॉइलिंग। खदकाने को क्या बोलेंगे, सिमरिंग, सिमरिंग हो गया। और धीमी आंच पे पकाने को क्या कहते हैं, स्टीविंग, स्टीविंग। ठीक है, स्टीविंग मतलब जल के माध्यम से हम भोजन को 3 तरीके से पका सकते हैं। पहला उबाल कर, दूसरा खदका कर, तीसरा धीमी आंच पर। इसमें सबसे ज्यादा सिर्फ अंतर इस बात का होता है टेम्परेचर का, हम पानी को कितने टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं वो इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, जब हम उबालते हैं तो क्या करते हैं, कितना जो है होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस
100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर क्या करते हैं? हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम भोजन को, जब जल को पकाते हैं, उस जल में जब किसी भी भोजन को हम डालते हैं तो क्या होता है? भोजन जो है उबलता रहता है, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और खदकाना क्या होता है? खदकाना जब भोजन उबल ना रहा हो उसके पहले की प्रोसेस। उबलने से पहले की जो प्रोसेस होती है वो सिमरिंग होती है, ठीक है। इसमें कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है? इसमें 180 फ़ारेनहाइट से 180 फ़ारेनहाइट से कितना प्रयोग किया जाता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या था? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे सेल्सियस लिखिए, ठीक है। 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब हम भोजन को पकाते हैं, इतने क्या करते हैं? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब भोजन को पकाते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है खदकाना, ठीक है। क्या होता है? खदकाना। इसको हम जब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 99 तक अगर डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है कोई भी मतलब तापमान हम पानी को दे रहे हैं तो वो क्या खदकता रहेगा। जैसे ही इसका जो है डिग्री सेल्सियस से 1 पॉइंट बढ़ेगा वैसे ही वो क्या होगा? उबलने के पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब उबलने लगेगा। तो सिमरिंग क्या होता है? सिमरिंग में हम क्या करते हैं? भोजन खदकता रहता है, धीरे धीरे खदकता रहता है, ठीक है। और तीसरा होता है धीमी आंच पर, ठीक है। धीमी आंच पर पकाना, इसको स्टीम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान लगता है। कितना? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, ठीक है। उबालना क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री सेल्सियस तक जब हम जल को तापमान देते हैं पकाने के लिए तब होता है उबलना। खदकाने में क्या होता है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है कि सिमरिंग में हम कितने तापमान में पकाते हैं भोजन को, ठीक है। और धीमी आंच पर जब हम किसी भोजन को पकाते हैं तो तापमान कितना लगता है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, मतलब भोजन खदक भी ना रहा हो, बस वो धीमी आंच में पक रहा हो, उसमें देखने में समझ में ना आ रहा। इसमें क्या होता है? भाप निकलती रहती है और बड़े बड़े बुलबुले निकलते रहते हैं पानी में, ठीक है। और खदकना में क्या होता है? जब हम किसी चीज को खदकाते हैं तो बस छोटा छोटा सा पॉइंट उसमें दिखता रहता है, पानी का उबलने का छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं। और धीमी आंच पर जब पकाते हैं तो जो ऊपर का अस्तर होता है एकदम समतल दिखता रहता है और क्या होता है? भोजन धीरे धीरे पकता रहता है। तो इतना क्लियर हो गया ना? जल द्वारा समझ में आ गया। अब हम समझेंगे वसा द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में बता दिया है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब हम जब चिकनाई द्वारा समझेंगे तो इसमें भी कई तरीके की विधियों से पकाते हैं। वसा के माध्यम से भी हम 3 विधियों से पकाते हैं। कौन कौन सी? गहरी गहरी विधि, ठीक है, गहरी विधि होती है। और कौन सी होती है? उथली विधि और शुष्क विधि। उथली विधि और शुष्क विधि। इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई भी भोज्य पदार्थ पूरा
डूबा हुआ होता है, ठीक है, पूरा डूबा हुआ होता है। जब हम गहरी विधि से जो है किसी भी भोजन को पकाते हैं तो क्या होता है, जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई में हम क्या करते हैं, कढ़ाई में इतना ज्यादा ऑयल भर देते हैं कि हमें जो चीज पकानी होती है वो पूरी डूबी होती है, तब वो पक पाती है। जैसे कि पूड़ी बनाना, ठीक है, समोसे बनाना, कचौड़ियां बनाना, ये सब चीजें जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, गहरी विधि का प्रयोग करते हैं। उतली विधि में क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ थोड़े से ऑयल में उसका प्रयोग किया जाए वो होता है उथली विधि। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ही ऑयल डालते हैं और उसी में उस चीज को पका लेते हैं, वो होता है उथली विधि। जैसे कि पराठे बनाने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल लगाते हैं पराठे में और उसी की सहायता से उसको पका लेते हैं। और शुष्क विधि में क्या होता है, हम कोई भी भोज्य पदार्थ उसी की वसा में भूनते हैं। मतलब जो भोज्य पदार्थ है वो अपने अंदर से ही खुद में ही भुज जाता है। जैसे कि मूंगफली के दाने, इसमें या तो थोड़ा सा चिकनाई का प्रयोग करते हैं, इतना कि सिर्फ तवे पे लग जाए, एक 5 या 6 बूंद, बस इतना यूज करते हैं, वो होता है शुष्क विधि। इसमें क्या होता है, सूखी ही हम उसको भूनते हैं और क्या करता है, वो अपने ही ऑयल से वो भुन जाता है। और जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जो अंदर से ऑयल नहीं सिक्रीट करती हैं अपने अंदर से, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वसा डाल देते हैं। जैसे कि हम किसी आटे को भूनते हैं और किसी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम सिर्फ भूनते हैं, कोई भी दाना है उसको जब हम भूनते हैं, मूंगफली के दाने हैं उनको जब हम भूनते हैं तो क्या करते हैं, शुष्क विधि का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गई, जो चिकनई है वसा द्वारा भी 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, गहरी विधि, उथली विधि और शुष्क विधि। ठीक है, क्लियर। अब हम तीसरा समझेंगे, वाष्प द्वारा। वाष्प द्वारा क्या होता है, 2 तरीकों से होता है, ठीक है। वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे कि हम वाष्प के द्वारा पकाते हैं, पर क्या करते हैं, एक तरीका ऐसा होता है जिसमें वाष्प के सीधे संपर्क में भोज्य पदार्थ आता है, और एक होता है जो अप्रत्यक्ष होता है। मतलब उसमें भोजन को पकाने के लिए उसमें क्या होता है, सीधे वाष्प नहीं लगती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक भगोना लेते हैं, इसके ऊपर एक कपड़ा बांध देते हैं, इसके ऊपर ही भोज्य पदार्थ को रख देते हैं, ठीक है। तो भाप सीधे संपर्क में जाके इस पे लगती है और वो भोज्य पदार्थ पक जाता है। और अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं, ठीक है, एक बाउल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, अंदर एक पात्र में क्या करते हैं, दूसरे पात्र में जो चीज खाने वाली चीज होती है उसको रखते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं। और इसमें क्या होता है, भाप सीधे भोजन पे नहीं लगती है, ये इसको भगोने पर भाप लगती है, ये ऊपर से जाके उस पर जो है गर्म देती है और जो है भोजन पकता है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि होता है जिसमें सीधे लगता है, और अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, हम जो है भोजन के अंदर रख देते हैं, ठीक है, भोजन के अंदर रख देते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ढोकला बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ढोकला बनाते हैं। इडली हम दोनों विधि से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, इडली हम दोनों विधि से बना सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम दूसरे पात्र में कटोरियों में रख के इडली क्या करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर इसके ऊपर ही इडली का जो बैटर होता है वो एक जो है कोई थाली नुमा कोई संरचना होती है उसको लेके या फिर कपड़े पे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर रख के उस बैटर को बना सकते हैं, ठीक है। इसके तरीके से क्या बनता है, ढोकला बनता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से क्या बनती है, इडली बनती है। नॉर्मली इडली प्रत्यक्ष विधि से ही बनती है, ठीक है। और और एक तरीका होता है, इसमें वाष्प द्वारा ही हम उसको मानेंगे, वो प्रेशर कुकिंग, उसको हम अलग पढ़ते हैं, इससे अलग पढ़ते हैं। मेनली वाष्प द्वारा 2 ही होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके साथ हम एक और पढ़ेंगे, प्रेशर कुकर, वो अलग होता है इससे, ठीक है। इसको अलग मानेंगे, पर उसमें भी वाष्प का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं।
प्रेशर कुकिंग। ठीक है, इसको पूरा वाष्प से क्यों नहीं मान सकते, सीधे पूरा वाष्प से नहीं मानते, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वाटर इतना भरते हैं जितना कि हमें उबालने के लिए प्रयोग होता है, पर ये वाष्प के दबाव में आगे पकता है, इसलिए हम उसको मेन उबालना भी नहीं मान सकते। ठीक है, तो प्रेशर कुकिंग हम अलग मेथड पढ़ते हैं। प्रेशर कुकिंग में क्या होता है, एक पात्र में जल को भर दिया जाता है, उसमें भोज्य पदार्थ को डाल दिया जाता है और इतना ज्यादा टेम्परेचर उसमें दिया जाता है कि जब हम उसमें ढक्कन बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, भाप बनती है और उस भाप के दबाव के कारण भोजन पकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग मेथड से भोजन पकता है। हम यहाँ पे वाष्प के द्वारा ही समझ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन आता है इसको हम अलग लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वायु द्वारा। वायु द्वारा भी कई भागों में होता है। कौन कौन सा होता है, भुनना, भुनना और भट्टी। ठीक है, भट्टी, भट्टी कई तरीके की हो सकती है, मिट्टी की बनी हो सकती है, ईंट की बनी हो सकती है। ठीक है, तो जो भट्टी पे जब हम क्या करते हैं, बिजली की भट्टी भी होती है, ग्रिलिंग भी करते हैं, वो भी इसी सहायता से करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को भूनते हैं उसमें क्या करते हैं, वायु का सिर्फ प्रयोग करते हैं, सिर्फ वायु का, मतलब जो है वहां की आसपास की जो हवा होती है वो इतनी गर्म हो जाती है कि जिससे कि जो है भोजन पक जाता है। जैसे इसका उदाहरण है रोटी, रोटी बनाना। ठीक है, एक क्या होता है, रोटी बनाना, इसमें क्या करते हैं, जलते हुए चूल्हे में, जलते हुए चूल्हे में साइड में रोटी खड़ी करते हैं। जब हम चूल्हे पे बनाते हैं क्या करते हैं, जलते हुए चूल्हे में साइड में रोटी खड़ी करते हैं, उसका आंच नहीं लगता उसमें। ठीक है, आंच नहीं लगता उसमें, आग नहीं संपर्क करती, पर वहां की जो हवा होती है वो इतनी गर्म होती है कि भोजन पक जाता है। भट्टी उसी उसी के उस पे कार्य करती है। भट्टी में क्या होता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है, अंदर की जो हवा होती है इतनी गर्म हो जाती है कि उसी के माध्यम से क्या होता है, भोज्य पदार्थ पक जाता है। ठीक है, सॉरी। तो इतना क्लियर हुआ, भोजन पकाने की हमने चारों विधियां देख ली, क्लियर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।